हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने 47वीं बीपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में हम 46वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता का डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री के। तो बने रहिए लास्ट तक। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो कौन था? तो मैसूर था। देख लेते हैं। कांग्रेस 1930 के दशक से ही मैसूर में विशेष रूप से सशक्त रही थी और सितंबर 1947 में उसने मैसूर चलो आंदोलन चलाया था, जिसके कारण वहां 12 अक्टूबर को जनतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन करने पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? वे थे, कौन थे? तो वे सीपी रामास्वामी अय्यर थे। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सीपी रामास्वामी अय्यर आज़ादी के बाद भी अनेक भारतीय रियासतें अपनी स्वतंत्र हैसियत बनाए रखना चाहती थी। तो गृह मंत्री सरदार पटेल तथा उनके सचिव वीपी मेनन के प्रयासों से रियासतों का विलय हुआ। त्रावणकोर रियासत के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर थे, जिनके विरुद्ध कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। पटेल ने अय्यर को सलाह दी कि वह अपनी निजी संपत्ति बनाए रखने का स्वप्न त्याग दें और इस प्रकार उनकी संपत्ति और रियासत का अधिग्रहण कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब से नहीं दिए गए हैं जहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो फैजपुर कहाँ? बिहार में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में एक में अंग्रेजी राय के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। तो ये कहाँ पे था? बरही। और बरही कहाँ पे है? मुंगेर के बरही में अंग्रेजी प्रशासन वस्तुतः समाप्त हो गया। और जी मैकडोनाल्ड की रचना कांग्रेस एंड दी राज के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंगेर के बरही में ऐसा देखा गया कि पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये श्याम लाल पार्षद ने लिखा है झंडा गीत। प्रसिद्ध झंडा गीत कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? कौन सी ऐसी घटना हुई थी? तो ये चौरी चौरा कब हुई थी? 1922 में। 5 फरवरी 1922 किस जगह हुई थी? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। घटना क्या हुई थी कि आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जहाँ पे 22-23 पुलिसकर्मी मारे गए या जिंदा जल गए। तो इस हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया। इसका मतलब क्या होता है सर्वोदय का? इसका अर्थ है सबका उदय, अर्थात सर्वोदय मतलब विनोबा भावे ने गांधी की इस विचारधारा को लेकर भूदान आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता का क्या उद्देश्य था? तो आप सभी जानते हैं कि पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? दलितों को प्रतिनिधित्व देना। और इसमें से क्या हुआ था कि विधानमंडलों में दलितों के लिए कितनी सीटें सुरक्षित की गई? संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। कब? पूना पैक्ट, जो कि 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। कब से कब तक रहे ये 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आज़ादी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब हुआ? 1911 में। 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को नया प्रांत अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से एक नए युद्ध के समय भारत के रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा, वो क्या था? ये थे लॉर्ड हॉर्डिंग। हॉर्डिंग जो 1910 से 16 के समय थे गवर्नर जनरल। मार्च 1915 में गदर आंदोलन को कुचलने के लिए भारत रक्षा कानून लाया गया था। इसके तहत क्या होता था? 46 गदर आंदोलनकारियों को मृत्युदंड तथा 64 को आजीवन कारावास दिया गया। हॉर्डिंग इसे शांति काल में भी लागू रखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। क्यों हुआ था? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनता जो है जलियांवाला बाग जो है वहाँ मैदान में इकट्ठा हुई, जिसके विरोध में ये जो जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पे गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोगों की डेथ हुई थी। और इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। उसी प्रकार से गांधी जी ने क्या किया था? आप मुझे कमेंट में बताइए, गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि त्यागी थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ। किनकी छत्रछाया में हुआ? तो गांधी इरविन समझौता। कब हुआ गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931। क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कांग्रेस ने इस शर्त पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया कि भारत की स्वतंत्रता तथा रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। लेकिन सम्मेलन में न केवल भारत की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ नहीं कहा गया, बल्कि पृथक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। फलतः गांधी जी निराश होकर लौट आए। अब मुझे कमेंट में बताइए कि कांग्रेस ने कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश क्या था? गैर कानूनी संघ अध्यादेश था। ये कब हुआ था? 4 जनवरी 1932 को ब्रिटिश सरकार ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के प्रति कठोर दमन का रुख अपनाया। आपातकालीन शक्तियों और गैर कानूनी सभा समितियों को गैर कानूनी भड़काने वाली कार्यवाहियों तथा उपद्रव एवं बहिष्कार संबंधी अध्यादेश निकाले गए और इसी के तहत इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये रेवर्ड चार्ली एंड्रयूज थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। आप दोनों क्वेश्चन को डिफरेंस को याद रखें क्योंकि दोनों अलग क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 1947 अप्रैल मई में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवादी, फांसीवादी तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गौरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे थे। तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। किसका? अहिंसा का। नॉन वायलेंस बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाएगा क्योंकि जब भी वॉर होता है तो बहुत हिंसा होती है, इसलिए गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी को लगता था कि युद्ध का समर्थन उनके अहिंसा सिद्धांत के विरुद्ध होगा, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। किसके अभाव में? एकीकृत समुदाय के अभाव में। इसके बारे में देख लेते हैं।
इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है। 21 देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन नहीं थी? तो कुर्मी नहीं थी आज़ादी के पहले। आज़ादी से पूर्व बिहार में उच्च जातियों जैसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ आदि का वर्चस्व था। आज़ादी के बाद पिछड़ी जातियों का उत्थान होना शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। आज़ादी पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो क्वेश्चन में ऑप्शन में ऐसा सन नहीं दिया गया है, तो हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। 4 मार्च 1928 को बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इससे जुड़े प्रमुख नेता कौन से थे? हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। अन्य नेताओं की बात करें, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा, ये सभी बिहार प्रांतीय किसान सभा से जुड़े हुए थे, जो 4 मार्च 1928। आप डेट याद रखिए, 4 मार्च 1928। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से चलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा है कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में है ये। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा, तो आप ध्यान रखिएगा। मनहर तथा मनसर नदियों के बीच स्थित इस पुरा स्थल से आश्चर्यजनक जल प्रबंधन तंत्र मिलता है। ये नदियाँ भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है कि मनहर और मनसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किस में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय। ये किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। और अगर पूछा जाए जैन ग्रंथ है तो भगवती सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ थी? वैशाली में। 4 देशों में प्रजातांत्रिक या गणतांत्रिक शासन था। भारत में वैशाली, यूनान में एथेंस, इटली में रोम, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिस के कार्थेज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त गुप्तकालीन कौन थे? नाटककार थे। इनकी कृति क्या है? मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन संबंधी घटनाओं का विवरण मिलता है इनके लेखन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका है। हमने कल ही डिस्कशन किया था। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के अनुसार नगर का प्रबंध नगर परिषद के द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक कौन था? अशोक महान। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो मोगलीपुत्र तिष्य को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन था। उदयन किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। अजातशत्रु के पुत्र थे ये। अपनी राजधानी गंगा तथा सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई, और वह जैन धर्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? कौन सी है? प्राकृत। अशोक के अभिलेखों में अफगानिस्तान क्षेत्र में यूनानी अरमाइक भाषा तथा लिपि में, और पाकिस्तान में प्राकृत भाषा तथा खरोष्टी लिपि में, तथा शेष भारत में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। तो आप जरूर याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले। तो अफगानिस्तान, यूनानी अरमाइक, पाकिस्तान में प्राकृतिक भाषा तथा खरोष्टी लिपि।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? कौन थे वो? चंद्रगुप्त। किससे हमें ये पता चलता है? जैन तथा तमिल स्रोतों के आधार पर दक्कन की विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? इसके बारे में हमने कल ही डिस्कशन किया था कि 7 भागों में बांटा है। कौन कौन से वो लोग थे? सबसे पहले हैं दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। तो आप याद रखेंगे। कभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कितने भागों में बांटा और वो कौन थे, तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि थी। और ये कब प्रचलित थी? मौर्य काल में राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था, जिसे प्राप्त आय को सीतभ ही कहा जाता था। सीता भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष देखता था। ये भी कई बार पूछा है कि सीता अध्यक्ष क्या था, तो सीता भूमि की जो व्यवस्था देखता है वो सीता अध्यक्ष था, जो दासों, मजदूरों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाते थे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? किसमें किया? नालंदा। नालंदा कहाँ पे? आप सभी को पता होगा, आप 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के संबंध में कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की विशेषता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लेके आए थे, सैनिक व्यवस्था को इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया था, जैसे हुलियाकरण और दाग पद्धति अपनाई गई थी। और क्या इन्होंने काम किया, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी था, चौधरी या मुकद्दम। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सल्तनत काल में चौधरी तथा मुकद्दम राजस्व पदाधिकारी होते थे। इससे ऊपर सिख में आमिल होता था। एकता में राजस्व निर्धारित करना या वसूल करने के लिए मुक्ति के हाथों में होता था। तो इस प्रकार आप याद रखिए कि मुक्ति, सिख, चौधरी या मुकद्दम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, क्या करता है? तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। तो उसी नाम से ही थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, मदद ए मास। मास मतलब बहुत लैंड, मास लैंड याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अब्दुस समद के द्वारा किया गया है। दास्तान ए हमजा अमीर अथवा हमजानामा मुगल चित्रकारी की पहली महत्वपूर्ण कृति है। ये भी पूछा जाता है कि हमजानामा क्या है? तो ये चित्रकला की कृति है पहली। कब थी ये? 1200 से अधिक चित्र हैं इसमें और 15 वर्षों में पूरा हुआ। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हमजानामा है क्या। और दस्तान ए अमीर हमजा इसका दूसरा नाम है और किसके द्वारा इसका संकलन किया गया? तो अब्दुस समद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या था? तो ये ब्रिटेन को निर्यात करने वाले कच्चा माल पर उच्च तट कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो भारत में सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी, हरकोट बटलर। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। देख लेते। गोलमेज सम्मेलन के बाद विवाद के आधार पर 1933 को ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति ने अक्टूबर 1934 को अपनी रिपोर्ट दी। इसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना पत्र की। क्या कहा उन्होंने? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। MAO कॉलेज अलीगढ़ में प्रिंसिपल
आर्चबोल्ट के सुझाव पर आगा खां एवं प्रतिनिधिमंडल लेकर 1906 में ये लोग शिमला गए और मिंटो से मिले। उन्होंने अब पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब किया गया? 1853 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या दी है। कांग्रेस के नेतृत्व को प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से उत्तरी बिहार के कुछ युवकों ने समाजवादी संघों की स्थापना की और 1931 में इसमें शामिल थे गंगा शरण सिन्हा। तो आप ये याद रखिएगा, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी। 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई इन सभी ने मिलकर। 47 है, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था। तो किस श्रेणी में रखा जाता था? पंचमुखी वर्गीकरण या 5 फोल्ड। था क्या ये? ब्रिटिश शासन में बिहार के किसानों को पंचमुखी वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले संपन्न किसान, बेहतर किसान, छोटे किसान, बटाईदार किसान और भूमिहीन कृषक। तो याद रखिएगा आप ये इनके 5 टाइप। इसके साथ ही आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। 45वीं BPSC का हम कल देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।